हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और बेटा, हमारी जो प्यारी सी सीरीज चल रही है संजीवनी, ठीक है, तो उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का आज लास्ट लेक्चर है। क्लियर है? आज इसको हम एंड कर देंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। कौन सा? लोकोमोशन और मूवमेंट वाला। क्लियर है? बिल्कुल। तो आज चैप्टर में बचा क्या क्या है एक बार बता दूं मैं, ठीक है, जो हमारा टारगेट है इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लास्ट लेक्चर में मैंने ट्यूबुलर फंक्शन तक करा दिया था। ट्यूबुलर फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन एकदम ब्रेन में सेट होना चाहिए। यूरिन फॉर्मेशन, अच्छा थोड़ा गैप आ गया इस बार, ठीक है, इस लेक्चर में मान रहा हूँ, ठीक है। पैर में अभी भी प्लास्टर चढ़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब पैर में दिक्कत थी, इस चक्कर में खड़े होने में दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा, लगातार कई लेक्चर लेने में, तो इसलिए थोड़ा सा गैप आ गया। टेंशन मत करो, अब थोड़ी कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, आज एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टारगेट क्या क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है और डिसऑर्डर्स है। यहां के चैप्टर एंड हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो आप टेंशन नहीं लेनी है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, पूरे जोर शोर के साथ, ठीक है। तो काउंटर करंट के लिए मैं बोल दूं कि थोड़ा बच्चे कहते हैं कि सर कंसेप्चुअल है, समझ नहीं आता, तो अच्छी तरीके से समझना। काउंटर करंट एक बार में समझ में आता है, कुछ है नहीं काउंटर करंट के अंदर, एक बार में समझ में आता है, बस समझना है आपको अच्छी तरीके से। हाँ, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है और डिसऑर्डर से। तो आज का ये छोटा टॉपिक है, ठीक है, पर हाईली कंसेप्चुअल और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक मिनट। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। समझना मेरी बात, काउंटर करंट को काउंटर करंट क्यों कहते हैं पहले मैं ये क्लियर करूंगा, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है? यूरिन को कंसंट्रेट करने का मेन पर्पस है। क्लियर? बिल्कुल। तो समझना अच्छी तरीके से, क्वेश्चन इस पर बनता भी है, ठीक है। तो काउंटर करंट का, और देखो समझो मेरी बात, इस चैप्टर में काउंटर करंट मैकेनिज्म काफी बच्चों को समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो पूरी कोशिश करना समझने की, एकदम फोकस दिमाग लगाना पूरा पूरा काउंटर करंट के ऊपर, ठीक है। चलो, तो काउंटर करंट की बात कर रहे हैं, तो काउंटर करंट को काउंटर क्यों बोलते हैं? एक दूसरे, काउंटर समझते हो? काउंटर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे समझो मेरी बात, ये किडनी है, ये पूरा बोर्ड क्या है? किडनी है, ठीक है। अब किडनी के दो पार्ट बताए थे मैंने, एक तो आउटर और एक इनर। आउटर वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो इनर वाले पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। इनर वाला पार्ट क्या होगा? मेडुला। समझना, ये इनर वाला जो पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? मेडुला, ठीक है। आउटर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, तो अंदर वाला पार्ट मेडुला है। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी, परासरणता फिक्स होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। समझना मेरी बात, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो बच्चे कंसेप्चुअल बात करते हैं उसकी, नहीं तो चैप्टर तो पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो रेगुलेशन वाला पार्ट बताऊंगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काउंटर करंट को काउंटर क्यों बोल रहे हैं पहले समझो मेरी बात, ठीक है। देखो यहां पर जो नेफ्रॉन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें फिल्ट्रेट कहां जाएगा? नीचे। इसमें कहां जाएगा? ऊपर। इसमें कहां जाएगा? नीचे। देखो तीनों एक दूसरे काउंटर के अंदर है, तीनों एक दूसरे काउंटर में। यहां ब्लड का फ्लो कहां हो रहा है? नीचे। यहां ब्लड का फ्लो कहां होगा? ऊपर। देखो ब्लड भी एक दूसरे के काउंटर में, और ब्लड और फिल्ट्रेट एक दूसरे के काउंटर में। यहां हर कुछ एक दूसरे के काउंटर में है, पर तो ये समझो, समझ में आया? यहां हर चीज एक दूसरे के काउंटर में है, ठीक है। काउंटर का फायदा क्या है? काउंटर में होने की वजह से ही यूरिन कंसंट्रेट हो पाती है। यूरिन में से मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स या आयंस को हम एब्जॉर्व कर पाते हैं इस काउंटर की वजह से। अगर काउंटर नहीं होता तो हम मैक्सिमम यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। मैक्सिमम वाटर और आयंस का लॉस हो जाता। तो काउंटर करंट कैसे काम करता है समझो मेरी बात। मानो ये किडनी है, समझने की कोशिश करना। ये किडनी का, ये पूरा का पूरा किडनी का मेडुला वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट। ऊपर किडनी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ऊपर किडनी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। ये किडनी का कॉर्टेक्स है,
तो नीचे वाला पार्ट क्या है किडनी का, मेडुला, नीचे वाला पार्ट किडनी का मेडुला। कॉर्टेक्स वाले पार्ट की ऑस्मोलरिटी फिक्स है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, पर मेडुला वाले पार्ट की ऑस्मोलरिटी ध्यान से देखो बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू ऑस्मोलरिटी बढ़ती जा रही है, सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की मेडुला वाले पार्ट में इंक्रीज हो रही है। आप समझ रहे हो। अब इसको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करता है, तो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेंटेन बाय NaCl एंड यूरिया, ये पूछा जाता है। किडनी के मेडुलरी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को या ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करता है, NaCl और यूरिया मेडुला में इस ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। अब ये ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट यूरिन को कंसंट्रेट करने में कैसे पार्टिसिपेट करता है, इसकी बात करते हैं। अब देखो इसका पार्टिसिपेशन समझने की कोशिश करना, कैसे पार्टिसिपेट करेगा। समझने की कोशिश करो कैसे पार्टिसिपेट करेगा। हाँ समझना। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ध्यान से देखो भाई, ये नेफ्रॉन का पीसीटी वाला पार्ट है, पीसीटी वाला पार्ट, इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होगी 300 होगी ना, क्योंकि इस पूरे फ्लूइड की पूरे की ऑस्मोलरिटी 300 है। अब 300 वाला फिल्ट्रेट जैसे ही नीचे आएगा मेडुला के अंदर, समझना 300 वाला फिल्ट्रेट जैसे ही नीचे आएगा मेडुला के अंदर, तो बाहर की ऑस्मोलरिटी कितनी है, बाहर 400, तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, लो ऑस्मोलरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी। तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा जरा बताओ, वाटर कहां से कहां मूव करेगा, लो ऑस्मोलरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी, H2O का मूवमेंट होगा, H2O लो ऑस्मोलरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी। कब तक होगा H2O का मूवमेंट लो ऑस्मोलरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी, जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए। समझ रहे हो, जैसे ही यहां की ऑस्मोलरिटी और बाहर की ऑस्मोलरिटी बराबर हो जाएंगे, समझ रहे हो, यहां की ऑस्मोलरिटी और बाहर की ऑस्मोलरिटी बराबर हो जाएंगे, तुरंत ही वाटर का मूवमेंट रुक जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, समझना मेरी बात भाई, बाहर की ऑस्मोलरिटी 400, यहां की 400 बराबर हो गए, वाटर का मूवमेंट रुक गया। अब 400 वाला नीचे आएगा, समझ नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो बाहर की ऑस्मोलरिटी कितनी है 600, तो अगेन क्या होगा, यहां से वाटर का मूवमेंट होगा। कब तक होगा वाटर का मूवमेंट, जब तक कि नीचे की ऑस्मोलरिटी भी 600 ना हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर 600 वाला और नीचे आएगा, बाहर की ऑस्मोलरिटी कितनी 800, फिर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। कब तक होगा वाटर का मूवमेंट, जब तक कि ये ऑस्मोलरिटी 800 ना हो जाए। फिर 800 वाला और नीचे आएगा, बाहर की ऑस्मोलरिटी 1000 है, और फिर से वाटर का मूवमेंट होगा। कब तक वाटर का मूवमेंट होगा, जब तक कि यहां की ऑस्मोलरिटी 1000 ना हो जाए। फिर 1000 वाला फिल्ट्रेट और नीचे आएगा, फिर से वाटर निकलेगा। कब तक वाटर निकलेगा, जब तक कि बाहर की ऑस्मोलरिटी और अंदर की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए, यानी नीचे की ऑस्मोलरिटी 1200 ना हो जाए। यानी समझ रहे हो ना मेरी बात, जो बाहर का ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट है ये रिस्पॉन्सिबल है यहां से वाटर को एब्जॉर्ब कराने के लिए। अगर ये ग्रेडियंट नहीं होता तो क्या वाटर एब्जॉर्ब होता, नहीं होता। और अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता तो वाटर के एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या हुआ, ये फिल्ट्रेट नीचे आकर के क्या हो गया, हाईली कंसंट्रेटेड हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वाटर निकल चुका है, मैक्सिमम वाटर निकल चुका है। अब फिल्ट्रेट क्या हो गया, कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट हो गया, हाईली कंसंट्रेटेड। 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर की ऑस्मोलरिटी है, हाईली कंसंट्रेट फिल्ट्रेट बन चुका है। समझ रहे हो। अब क्या होगा, यह NaCl बहुत ज्यादा है, तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा NaCl भी तो निकलता जाएगा, निकालते हैं, तो यहां NaCl ज्यादा निकलेगा, NaCl यहां से ज्यादा निकलेगा, ऊपर जाओ, ठीक है, और ज्यादा, समझ रहे हो ना, ऊपर जाते जाते NaCl कम होता जाएगा, ऊपर जाते जाते NaCl कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑस्मोलरिटी घटती जाएगी। यहां 1200 है, NaCl निकल गया, अब कितनी रह जाएगी 1000, समझना, NaCl निकल गया, अब कितनी रह गई 800, NaCl निकल गया, अब कितनी रह गई आगे जाकर के 600, NaCl निकल गया, अब ऑस्मोलरिटी कितनी रह गई 400,
NaCl निकलता जा रहा है, NaCl निकलता जा रहा है, ठीक है। NaCl निकलता जा रहा है तो वापस ऑस्मोलरिटी घटती जा रही है, और यहां आकर के ऑस्मोलरिटी रह जाती है 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये। 200 बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी कम होती है, लेस देन ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी ये ऑस्मोलरिटी कम होती है, ठीक है। समझ रहे हो, समझना मेरी बात। इधर से वाटर निकल रहा है इस ग्रेडियंट की वजह से, इधर से NaCl निकल रहा है और अगेन डाइल्यूट हो गया, फिर डाइल्यूट वाला पार्ट जैसे ही नीचे कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो अगेन कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होगा भाई, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेंटेन है ये तो, अगेन वाटर निकलता जाएगा, वाटर निकलता जाएगा, वाटर निकलता जाएगा, तो फाइनल फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, जैसे नीचे आता जाएगा, समझना, तो फाइनल फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, यहां से हाईली कंसंट्रेटेड 4 टाइम कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, 4 टाइम कंसंट्रेटेड फ्रॉम इनिशियल फिल्ट्रेट। यहां पर यूरिन क्या हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जो बाहर निकल रही है ना, 4 टाइम कंसंट्रेटेड है फ्रॉम इनिशियल फिल्ट्रेट। समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर मैंने बताया था यहां से स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी डिफ्यूज, क्योंकि यूरिया यहां पर आके कंसंट्रेटेड हो जाएगी, स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी यहां से डिफ्यूज होके बाहर आ जाती है यूरिया। याद आ गया, यूरिया यहां से डिफ्यूज हो रही है, यूरिया यहां से डिफ्यूज हो रही है, NaCl यहां से निकलता जा रहा है, ये NaCl और यूरिया मिलकर के इस ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझे ना मेरी बात। अब समझो, जैसे ही NaCl यहां पर निकल खट्टा होता रहा ना, खट्टा 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 खट्टा, यहां वाटर ने क्या काम किया, ये वाटर निकलता रहा था, इस वाटर ने ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को बिगाड़ा होगा, पर अब मेंटेन होगा, कैसे होगा देखो। अब इसका ब्लड का फ्लो तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, सारा NaCl कहां जाएगा, सारा NaCl नीचे आ गया, सारा NaCl कहां गया, नीचे, ऊपर का सारा NaCl नीचे आ गया। जब सारा NaCl नीचे आ जाएगा तो नीचे की ऑस्मोलरिटी अगेन हाई हो जाएगी, अगेन 1200 ऑस्मोलरिटी हो गई। ब्लड वेसल्स की भी वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा के भी नीचे वाले पार्ट की ऑस्मोलरिटी 1200 हो जाएगी। फिर जैसे ही ये फिल्ट्रेट ऊपर मूव करेगा, नीचे से ऊपर मूव करेगा, तो अगेन क्या करेगा, यहां से NaCl बाहर जाएगा, NaCl बाहर जाएगा, और NaCl बाहर जाकर के ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगा, और ऊपर जाएगा फिल्ट्रेट, फिर NaCl बाहर जाएगा, ऐसी और ऊपर जाएगा फिल्ट्रेट, फिर NaCl बाहर जाएगा। समझ रहे हो, और धीरे धीरे ये ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट 1200 से, समझना मेरी बात, 1200 से 1000 हो जाएगा, फिर 800 हो जाएगा, फिर 600 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे ही धीरे धीरे ये ग्रेडियंट कम होता जाएगा, नीचे से ऊपर से जाते जाओगे NaCl निकलता जाएगा और ये ग्रेडियंट कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो रहा है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, जैसे फिल्ट्रेट नीचे आता जा रहा है, वाटर निकलता जा रहा है, वाटर निकलता जा रहा है, क्यों निकल रहा है वाटर, क्योंकि ये ग्रेडियंट वाटर को सक करता जाएगा, फाइनल फिल्ट्रेट हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा। असेंडिंग वाला पार्ट NaCl के लिए परमिट होता है, तो NaCl यहां से निकलता जाएगा, और फाइनली धीरे 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 डाइल्यूट डाइल्यूट मोर डाइल्यूट हो जाएगा, यानी डिक्रीज ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी यहाँ की ऑस्मोलरिटी कम होती है, DCT की। ये क्या है, DCT, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, DCT।
तो डीसीटी की ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी कम होती है, ठीक है। फिर फाइनली वाटर निकलता गया निकलता गया निकलता गया, यूरिया भी निकल गई, ये क्या हो गया 4 टाइम कंसंट्रेटेड हो गया इनिशियल फिल्ट्रेट का, ठीक है। अब सारा NaCl यहां ब्लड में आ गया, पर ब्लड ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, जैसे ब्लड ऊपर से नीचे मूव करेगा सारा NaCl नीचे आ गया हाई कंसंट्रेटेड। अब धीरे धीरे NaCl निकलता जाएगा और ये अगेन कंसंट्रेट से क्या होता जाएगा डाइल्यूट 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 और ऊपर जाके डाइल्यूट हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो NaCl निकलता जा रहा है और ये NaCl और यूरिया इस ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को अपोजिट फिर से अगेन मेंटेन कर लेंगे। समझे नहीं समझे? अगर सोचो ये काउंटर नहीं होता, समझ रहे हो, ये NaCl जब घूम रहा है ना तब ये NaCl ही ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर रहा है, ये यूरिया और NaCl ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेंगे। ऑस्मोलरिटी वाटर को निकलवाएगी जिसकी वजह से कंसंट्रेट होगा, फिर NaCl निकलेगा, फिर वाटर निकलेगा, यूरिन इसकी वजह से कंसंट्रेट हो पाएगा। अगर ये काउंटर में नहीं होता तो यूरिन कंसंट्रेट नहीं हो पाता। समझे या नहीं समझे? ठीक है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा, ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आने पर वाटर निकलता है। जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो यहां से NaCl यहां पर जा रहा है, इस ब्लड में से वाटर बाहर जाएगा, ठीक है। हमेशा ऊपर से नीचे आने पर वाटर निकलता है और नीचे से ऊपर जाने पर NaCl निकलता है। क्लियर है? जैसे कहीं भी उठा लो, जब भी ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे या तो वासा रेक्टा में आओ, वासा रेक्टा, या लूप ऑफ हेनले में आओ, नीचे से ऊपर, या तो वासा रेक्टा में जाओ या लूप ऑफ हेनले में जाओ, कहीं पर भी ऊपर से नीचे आओगे। जब भी ऊपर से नीचे आओगे तो ध्यान रखना वाटर निकलेगा, चाहे कुछ भी हो, ब्लड वेसल्स हो या नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल। ऊपर से नीचे आने पर हमेशा वाटर ही निकलता है, नीचे से ऊपर जाने पर हमेशा NaCl ही निकलता है, ओनली NaCl। नीचे से ऊपर जाने पर ओनली NaCl ही निकलता है। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो अब देखो एनसीईआरटी में दिखाता हूं मैं, समझ में कैसे नहीं आएगी, ध्यान से देखो। ये नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल है, ये वासा रेक्टा है, एनसीईआरटी ने अलग अलग कर दिया। पहले देखो, समझना ध्यान से, ऊपर से नीचे आने पर वाटर निकलेगा, कहीं भी देख लो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं वाटर निकल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं वाटर निकल रहा है। वासा रेक्टा में देखो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं वाटर निकल रहा है, ऊपर से नीचे आने पर वाटर निकल रहा है। अब नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, NaCl निकल रहा है, नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं, NaCl निकलता जा रहा है, NaCl। अब वासा रेक्टा में देखो, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, NaCl निकल रहा है, NaCl निकल रहा है। क्लियर है बिल्कुल? ऊपर से नीचे आएंगे तो वाटर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो NaCl, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट में देखो, यहां से भी ऊपर से नीचे आने पर वाटर और साथ में कुछ अमाउंट में यूरिया भी निकल रही है। तो ये समझ में आ गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। ये समझना है आपको। वापस आ रहा हूं, तो क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पार्टिसिपेट इन मेंटेन, ठीक है, या पार्टिसिपेट इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। द हैनलेज लूप, भाई वासा रेक्टा का कौन सा पार्ट है, सॉरी नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है, हैनलेज लूप, और साथ में क्या वासा रेक्टा, दोनों मिलकर के यूरिन को कंसंट्रेट करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों मिलकर के, ठीक है। ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है, NaCl और यूरिया मिलकर के ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। यूरिन कितने टाइम कंसंट्रेट हो जाती है इनिशियल फिल्ट्रेट का, 4 टाइम कंसंट्रेट हो जाता है इनिशियल फिल्ट्रेट का। ये डायरेक्ट तीनों लाइन आती हैं, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता इन तीनों लाइनों में कोई डाउट होगा। ये काउंटर करंट समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से, काउंटर करंट समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से, काउंटर करंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काउंटर करंट की वजह से ही यूरिन कंसंट्रेट हो पा रहा है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? भाई ये फिल्ट्रेट नीचे आया, वाटर निकलता जा रहा है, कब तक कि इसकी ऑस्मोलरिटी बाहर की ऑस्मोलरिटी के बराबर ना हो जाए, ठीक है। निकलता जाएगा, ये हो गया 1200 हो गया, NaCl जाता है तो ज्यादा NaCl का डिफ्यूजन होगा,
NaCl निकलता जाएगा, ऑस्मोलरिटी फिर से वापस होती जाएगी उतनी, पर DCT में आके ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी कम हो जाएगी। फिल्ट्रेट जब नीचे आएगा तो फिर वाटर निकलना चालू हो जाएगा और साथ में यूरिया भी निकलेगा, तो यूरिन 4 टाइम कंसंट्रेट हो जाएगा फ्रॉम इनिशियल फिल्ट्रेट। पर जो सारा NaCl यहां पर आ गया, यहां से वाटर निकलेगा और NaCl नीचे आएगा, वाटर निकलता जाएगा, NaCl नीचे आएगा, और ये NaCl जब नीचे से ऊपर जाएगा तो निकलना चालू हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाने पे निकलेगा, नीचे से ऊपर जाने पे निकलना चालू हो जाएगा और उस ग्रेडियंट को फिर से मेंटेन करेगा। क्लियर है बिल्कुल। और जब NaCl निकलता जाएगा तो ये अगेन 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 डाइल्यूट होती जाएगी। ठीक है, यानी एक बात एक लाइन में कहा जाए कि बाहर के फ्लूइड की 400, इसके अंदर 400, इसके अंदर 400, टोटल 400 ही होगी, चाहे कुछ भी हो उस लाइन के अंदर। नीचे वाली लाइन के अंदर 600 ही होगी, चाहे वो फ्लूइड हो, ब्लड वेसल्स हो या नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल हो, सबकी 400, 600, सबकी 800, यानी पूरा एक ग्रेडियंट मेंटेन होगा तीनों लेयर के अंदर एक साथ, पूरी लेयर की फॉर्म में। समझो यहाँ पर लेयर्स हैं, ये 400 है तो पूरी 400 की लेयर है, समझ रहे हो, 600 की पूरी लेयर है, 800 की पूरी लेयर है, समझ रहे हो ना। तो ऑटोमेटिकली ये ऑस्मोलरिटी सबके अंदर बराबर ही होगी। तो ये काउंटर करंट समझ में आया होगा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हमें ध्यान रखना जब भी ऊपर से नीचे आओगे, चाहे वासा रेक्टा हो या लूप ऑफ हेनले, H2O निकलेगा, नीचे से ऊपर जाओगे हमेशा NaCl निकलेगा। और ये NCERT का डायग्राम हो गया। अब करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की बात। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, इससे पहले अच्छा एक बार थोड़ा एनिमेशन और दिखा दूं, एक मिनट ध्यान से देखो। ये किडनी है, किडनी के अंदर चल रहा है काउंटर करंट, ध्यान से देखना। ये तो वासा रेक्टा की बात चल रही है, वासा रेक्टा हमने अलग कर दिया, और ये ट्यूब्यूल की बात चल रही है, वासा रेक्टा और नेफ्रॉन, आउटर कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला। इसमें फिल्ट्रेट का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है काउंटर में, देखो तीनों एक दूसरे काउंटर में, देखो यहां भी एक दूसरे के काउंटर में है, सब कुछ काउंटर में चल रहा है। अब वासा रेक्टा एक्चुअल में कहाँ होता है, इसके अराउंड होता है ना वासा रेक्टा। अब इसके अराउंड लेके आते हैं वासा रेक्टा को, आ गया अराउंड, ध्यान से देखो इसके अराउंड वासा रेक्टा को। ध्यान से देखो भाई, इस वाले पार्ट से देखो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वासा रेक्टा में जा रहा है, इस वाले पार्ट से NaCl निकल रहा है, वासा रेक्टा में जा रहा है। ये चीजें दिखा रहे हैं, वाटर निकल रहा है, NaCl निकल रहा है, यहां से भी वाटर निकल रहा है। ठीक है, अच्छा सिंपल ही दिया है, कोई नहीं, समझ में आ क्या होगा। एक बार देखो समझ में आ जाएगा अच्छे से। इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। क्लियर हो गया होगा, क्लियर। चलो अब बात करते हैं आगे। काउंटर करंट वाली बात तो समझ में आई गई आपके। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, 3 रेगुलेशन दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, 3 रेगुलेशन। एक हाइपोथैलेमस से रेगुलेशन दे रखा है, एक रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसमें बॉडी के 4, जैसे उसमें लिवर पार्टिसिपेट कर रहा है, किडनी पार्टिसिपेट कर रही है, लंग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है, तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो समझाऊंगा मैं। ठीक है, और एक एएनएफ जिसके अंदर हार्ट के मसल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेगुलेशन के अंदर। अब देखो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है, कैसे होते हैं, पूरा मैकेनिज्म समझो। जैसे मैं कॉज से स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन कॉज पे बताए कारण। ठीक है, जैसे कारण मान लो, कंडीशन लिख रहा हूं मैं, इफ
इफ मान लो किसी का GFR कम हो रहा है किसी का, या मान लो किसी का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, या मान लो किसी का ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, समझ रहे हो, या मान लो किसी को डाईयूरेसिस हो गई, यूरिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, यूरिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, बहुत रुक रुक के बार बार यूरिनेशन कर रहा है, यूरिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। या ऐसे भी कह सकते हो जब मैक्सिमम वाटर निकल जाएगा तो ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर लॉस हो रहा है, वाटर की कमी हो रही है, आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है, यानी कह सकते हो मोर देन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज्यादा हो रही है, मोर देन 300 पर लीटर से ऑस्मोलरिटी ज्यादा हो रही है। ये सब कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशन होंगी तो क्या होगा आप जानते हो। आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसको हल्के में मत लेना, हाइपोथैलेमस के ऊपर ऑस्मोलरिटी रिसेप्टर्स लगे होते हैं। कौन से रिसेप्टर? ऑस्मोलरिटी रिसेप्टर्स। ऑस्मोलरिटी रिसेप्टर, भाई किसी को लूज मोशन हो गए, बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो गया, सीधा सिग्नल कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास। यानी ये सारी कंडीशन किसको स्टिमुलेट कर रही हैं? हाइपोथैलेमस। ये सारी कंडीशंस होंगी तो सीधा सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। ये ऑस्मोलरिटी रिसेप्टर्स हैं। ऑस्मोलरिटी रिसेप्टर्स हैं, सिग्नल सीधा यहां पर जाएगा, तुरंत ही हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पोस्टीरियर एंड से एक हार्मोन रिलीज करेगा, इसको बोलते हैं एडीएच। एडीएच, इसका एक नाम और होता है वैसोप्रेसिन। एडीएच या वैसोप्रेसिन ये रिलीज करेगा। ये एडीएच क्या काम करने वाला है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यूरिन के डाइल्यूट होने को रोकने वाला हार्मोन, यानी यूरिन को कंसंट्रेट करने वाला हार्मोन, यानी यूरिन से जो वाटर लॉस हो रहा है ना उसको रोकना, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराना। तो एडीएच क्या काम करता है ये तो आप जानते ही हो, ये इंक्रीज कर देगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, कहां से? आप जानते हो इसके रिसेप्टर डीसीटी के पास भी लगे होते हैं, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के पास भी तो रिसेप्टर होते हैं। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के पास इसके रिसेप्टर होते हैं, वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। जैसे ही बॉडी में वाटर आना चालू हो जाएगा तो जो ऑस्मोलरिटी बढ़ रही थी ना, सांद्रता, वैसे एक ग्लास के अंदर नमक ज्यादा है तो पानी मिला दो फिर डाइल्यूट हो जाएगा, तो ऑस्मोलरिटी कम होना चालू हो जाएगी, समझ रहे हो। यूरिन का वॉल्यूम बढ़ रहा था, वाटर एब्जॉर्ब होना चालू हुआ, यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा,
जीएफआर बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सब चीजें बढ़ना चालू हो जाएंगी। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा क्या, ऑस्मोलरिटी, यूरिन वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, जी एफ आर एटसेट्रा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये एक तरीका है। ठीक है, जैसी चीजें बिगड़ती हैं सीधा सिग्नल जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ऑस्मोलैरिटी, समझना, रेगुलेटर का भी काम करता है। ऑस्मोलैरिटी रेगुलेटर का भी काम करता है। तुरंत हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच को रिलीज करेगा। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से, और धीरे धीरे ब्लड वाटर मेंटेन होना चालू हो जाएगा, ऑस्मोलरिटी मेंटेन होना चालू हो जाएगी, सब कुछ मेंटेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एडीएच का सीक्रेशन रुक जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। क्लियर है? हाँ, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ो, अगला बात करते हैं। रेगुलेशन बाय जेजी सेल ऑफ किडनी, याद आ गया होगा, किडनी के जेजी सेल। रेगुलेशन बाय जेजी सेल ऑफ किडनी, किडनी के जेजी सेल से क्या रेगुलेशन हो रहा है, कैसे रेगुलेशन हो रहा है, समझना, याद आ गया होगा। किडनी के जेजी सेल रेनिन रिलीज करते हैं। ठीक है, कंडीशन फिर से लगाता हूं मैं, कंडीशन इफ मानो किसी का जी एफ आर कम हो रहा है, या ब्लड वॉल्यूम, या ब्लड प्रेशर, ये सब क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, जीएफआर, ये क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। समझना, इन सब के कम होने से क्या होगा, एटसेट्रा। इन सब के कम होने से क्या होगा, सीधा सिग्नल, एक तो हाइपोथैलेमस के पास जाता ही है, वो तो समझ में आई गया। इसके अलावा सीधा सिग्नल जाएगा जेजी सेल। क्योंकि ये बताया था भाई, किडनी के जेजी सेल इमरजेंसी में ही तो रिलीज करते हैं रेनिन। जैसे ही ये कंडीशन होगी, सीधा ये स्टिमुलेट करेगा इसको। और तुरंत ही जेजी सेल क्या रिलीज करेंगे, रिलीज। क्या रिलीज करेंगे जेजी सेल, रेनिन। रेनिन रिलीज करेंगे, समझना। और रेनिन क्या काम करेगा, आप समझो, यहां से कहानी चालू होगी। ठीक है भाई, ये मानो लिवर है, अब लिवर का यूज समझो, एक ऑर्गन क्या आ गया, लिवर आ गया। जो लिवर भाई साहब है ना, ये ब्लड में रिलीज करते हैं एक सब्सटेंस, एंजियोटेंसिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म में। एंजियोटेंसिनोजन,
एंजियोटेंसिनोजन एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। ओजन लगा हुआ है ना, ओजन इसको इनएक्टिव बनाएगा, ओजन इसको इनएक्टिव बनाएगा, ठीक है। तो लिवर से निकल रहा है एंजियोटेंसिनोजन, जो उसको क्या बनाएगा? इनएक्टिव बनाएगा। इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, कहाँ रिलीज होता है? इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव, ये रिलीज हो रहा है इन ब्लड, ब्लड में ये रिलीज हो रहा है एंजियोटेंसिनोजन। ये रेनिन क्या काम करता है? ये रेनिन क्या काम करता है? इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या काम करता है जरा बताओ? अच्छा, जगह नहीं है, एक मिनट रुको। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू, समझना अच्छी तरीके से, हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और यहां हमने बात की थी लंग्स की, ये लंग्स होते हैं यहां पर, ऐसे 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 लंग्स हैं, ठीक है। एक तो रोल आ गया लिवर का, एक किडनी का, एक लंग्स का, ठीक है। तो लंग्स रिलीज करते हैं, लंग्स रिलीज करते हैं एक सब्सटेंस, इसको बोलते हैं एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग से निकलता है ना, ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, समझ रहे हो? एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सेकंड, ध्यान रखना ये एक्टिव फॉर्म है, एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, ये एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव होता है। ये एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव था, फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ, सेकंड में कन्वर्ट हुआ, ये एक्टिव फॉर्म हो गया, ठीक है। रेनिन ने इसको एक्टिव किया, पार्शियली एक्टिव, पर एक्टिव नहीं है। एस ने इसको फुल्ली एक्टिव कर दिया, एक्टिव फॉर्म क्या हो गई? एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। तो जैसे ही आपका जीएफआर कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, तुरंत जेजी सेल, जो किडनी की जेजी सेल है ना, जो रेनिन निकालना चालू कर देंगे। रेनिन ब्लड में मिलने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, फर्स्ट तुरंत सेकंड में कन्वर्ट होगा लंग से निकलने वाले एस के थ्रू, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। समझना मेरी बात। अब सेकंड क्या काम करने वाला है? सेकंड क्या काम करने वाला है? सेकंड का फंक्शन आगे लिखाता हूं। सेकंड क्या करने वाला है देखो, फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। पहला काम तो यही है, नंबर वन,
पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है ये, पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, जिससे क्या होगा, इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर। समझना, अब कहानी चालू होगी। ये एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराना चालू कर देगा। जब वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो बीपी बढ़ना चालू हो जाएगा। जो कम हो रहा था उसे जीएफआर भी बढ़ेगा, पर टेम्परेरी टेम्परेरी काम हुआ ना। और क्या काम करेगा ये, नंबर 2, ये स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को। जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ये समझना, ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे, रिलीज लिवर, किडनी, लंग्स और एड्रिनल ग्लैंड, 4 ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। इसको हम रास बोलते हैं, तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, रास। रास समझते हो, आर ए ए एस, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास बोलते हैं इसको। समझ रहे हो ना, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन तीनों ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन आपको पता ही है। इसके रिसेप्टर कहां होते हैं, डीसीटी के पास। इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, पर वाटर के साथ, विद वाटर। कहां से, फ्रॉम डी सी टी, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब से, ठीक है। तो आइंस वापस एब्जॉर्ब होना चालू हो रहे हैं पानी के साथ, बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, सब चीजें वापस मेंटेन हो रही हैं, ठीक है। इससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, नॉर्मल जीएफआर, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा, सब कुछ नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। ये है एक्चुअल में कौन, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। समझ में आया नहीं आया, ये है एक्चुअल में रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जीएफआर कम हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड में आयोनिक कंसंट्रेशन कम हो रही है, किसी को लूज मोशन हो गए, दस्त हो गए, ऐसे सारे इमरजेंसी केस में जेजी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, ये रेनिन रिलीज करते हैं। रेनिन लिवर से निकलने वाले एंजियोटेंसिन को एक्टिव करने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता, क्योंकि एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है। पर लंग से निकलने वाला एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको एक्टिव कर देता है, और एक्टिव होते ही ये सीधा एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा। क्लियर है। और एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन रिलीज करते हैं, जो इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम विद वाटर फ्रॉम डीसीटी, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये हो गया रास। समझ रहे हो, ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। पर मान लो किसी का रास हाइपर एक्टिव हो गया, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। हार्ट की वॉल है ना, उस पर प्रेशर पड़ना चालू हो जाएगा। तब हार्ट की वॉल इसके काउंटर में एक और मैकेनिज्म स्टार्ट करती है, या एक और हार्मोन रिलीज करती है, एएनएफ। तो तीसरा रेगुलेशन बताऊंगा मैं, एएनएफ। देखो, थर्ड रेगुलेशन एएनएफ।
आप देखो, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, कंडीशन लगा रहा हूं मैं, मान लो बीपी बहुत ज्यादा हो गया, इफ ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, या आर ए एस रास हाइपर हो गया, ऐसा होने पर क्या होगा? इंक्रीज प्रेशर ऑन वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल पर प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ते ही अब हार्ट में एट्रिया, एट्रिया ये रिलीज करेगा, रिलीज एएनएफ, तो एएनएफ कहां से रिलीज होता है? वॉल ऑफ एट्रिया, एट्रियम की वॉल से रिलीज होता है एएनएफ। और एएनएफ की अगर बात की जाए, एंटागोनिस्टिक होता है रास का, रास का उल्टा है, ठीक है। मतलब क्या काम करेगा? इनहिबिट करेगा आर ए एस को, वैसो डायलेटर है, डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर, ठीक है, समझना। ब्लड प्रेशर कम करेगा, बढ़ाने ये कम करेगा, ठीक है। रास का अपोजिट है, रास को इनहिबिट करेगा, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, ये कम करेगा, ठीक है। ये एक बात तो ध्यान रखना, रास बीपी कम कर रहा है, समझ रहे हो ना? बीपी कम कर रहा है, नहीं फिल्ट्रेशन को कम करेगा, समझने की कोशिश करना, फिल्ट्रेशन को कम करेगा, यानी जीएफआर को कम करेगा, समझना भाई, रास को इनहिबिट करने का मतलब है जीएफआर को कम करना, समझ पा रहे हो? जीएफआर को कम करना, जीएफआर को कम करेगा, ठीक है, बढ़ा हुआ जीएफआर था उसको कम करेगा, ठीक है। और एक टर्म और यूज कर सकते हो उसके लिए, समझो मेरी बात, एक मिनट, ठीक है। जैसे ये यूरिनेशन को बढ़ाएगा, वो कम कर रहा था ना, तो ऐसे और लिख सकते हो उसको एक लाइन और, एक्ट एज डायूरेटिक, डायूरेटिक का मतलब है जैसे कॉफी पीते हो, कॉफी डायूरेटिक होती है, ठीक है, यूरिनेशन ज्यादा होता है कॉफी पीने से, एक्ट एज डायूरेटिक, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, वो सब यूरिन के वॉल्यूम को कम कर रहे थे, रास यूरिन के वॉल्यूम को कम कर रहा था, ये यूरिन को वॉल्यूम को बढ़ाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी डायूरेटिक है, ज्यादा यूरिनेशन करेगा, तो ये तीन फंक्शन याद रखना है, रास को इनहिबिट करेगा, वैसो डायलेटर है, ब्लड प्रेशर कम करेगा, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाएगा, मींस डायूरेटिक होता है, समझ में आ गया? और कब तक निकलेगा? जब तक कि सब चीजें नॉर्मल नहीं हो रही तब तक निकलेगा एएनएफ। ये तीनों रेगुलेशन आपके फिनिश हो जाते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाँ, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, ये तो जरा सी लाइन है, समझो। जैसे एक तो आपको लंग्स का रोल मैंने अंडरलाइन कर दिया, वैसे तो किडनी का रोल आपको पता ही है, लंग्स का रोल, लिवर का रोल और स्किन का रोल। किडनी तो मैं पूरा पढ़ा ही रहा हूँ,
लंग्स, लिवर और स्किन का क्या रोल है? लंग्स आप जानते हो CO2 वेस्ट मटेरियल इसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। कितना CO2? 200 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 200 ml CO2 निकालने में सक्षम होता है हमारा लंग्स। समझ रहे हो? हमारे लंग्स से पर मिनट लगभग 200 ml CO2 निकलता है। क्लियर है? इसके अलावा सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर पर डे, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी मत भूल जाना, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ये भी लंग से निकलता है। ठीक है, तो लंग से अगर मैं बात करूं, CO2 और वाटर। आगे अब लिवर से बात करो। लिवर से क्या रिमूव होता है? तो लिवर से मैंने बताया था, ठीक है, बाइल निकलता है। बाइल में क्या क्या होता है? बिलिरुबिन, ब्लूबर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, हॉर्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स, सब कुछ लिवर के बाइल में होता है। लिवर से बाइल निकलता है। बाइल, तो बाइल में क्या क्या होता है? बिलिरुबिन होता है, बिल्यूबर्टिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, हार्मोन होते हैं, विटामिन होते हैं, ड्रग्स होती हैं। ये बाइल हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे स्किन। स्किन में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? एक तो सीबेसियस ग्लैंड, ऑयल निकालती हैं। एक स्वेट ग्लैंड, एक स्वेट ग्लैंड। तो सीबेसियस ग्लैंड जो ऑयल निकालती हैं उसमें क्या क्या होता है, समझो मेरी बात। हाँ, सीबेसियस ग्लैंड जो ऑयल निकालती हैं, तीन चीजें होंगी, स्टेरॉइल, स्टेरॉल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैक्स होते हैं, और स्वेट में NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, पसीने के अंदर लैक्टिक एसिड होगा, यूरिया होगा, ठीक है, और NaCl होगा। जबकि जो वैक्स निकलता है उसमें स्टेरॉल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और वैक्स होता है, जो ऑयल सब्सटेंस जितने भी होते हैं। ठीक है, दोनों में तीन तीन चीजें समझ लेना। ठीक है, थ्रू सीबम, डू यू नाउ दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड कुड बी एलिमिनेट थ्रू सलाइवा? क्योंकि सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवा में भी स्मॉल अमाउंट में यूरिया होता है। क्लियर है? तो आप कह सकते हो सलाइवा भी स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस बेस्ड को रिमूव करने में हेल्प करती है, सलाइवा। तो ये हो गए सारे सारे लंग्स हो गया, CO2 वाटर निकला, लिवर में बाइल निकल रहा है, स्किन में सीबीसीएस और स्वेट ग्लैंड होते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा एनसीईआरटी ने यूरिन के बारे में रखा है, एक दिन में कितना यूरिन निकल जाता है? लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे निकल जाता है। लाइट येलो कलर का होता है, पीएच 6 होती है, एसिडिक होगा। और यूरिया कितना होगा? 25 से लेकर 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड आउट पर डे। पर डे ये लाइनें पूछी जा सकती हैं। अब लास्ट में आता है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझना, ये समझने वाला है। अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर की बात करता हूं, तो पहला डिसऑर्डर क्या है? माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, माल फंक्शनिंग हो रही है किडनी की। जब किडनी का प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कहां पर डिपॉजिट होगा? ब्लड के अंदर। तो ब्लड में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आप अपना ब्लड चेक करा रहे हो, ब्लड में यूरिया का लेवल नॉर्मल से बढ़ा हुआ आ रहा है, ये इंडिकेटर है कि आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी को इंडिकेट करता है। क्लियर है? आप समझ रहे हो? यानी किडनी फेल्योर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो उसको यूरीमिया बोलेंगे। मिया मतलब ब्लड, यूरी मतलब, ठीक है, यूरिया। ठीक है, तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, इसी को क्या बोलते हैं? यूरीमिया। किडनी फेलियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब तो आपको क्या कराने पड़ेगी? हीमोडायलिसिस, जिसके लिए हम एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। ठीक है, देखा होगा ना, लोगों की डायलिसिस होती है, अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती तो डायलिसिस कराने पड़ती है। इसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं या आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। कैसे काम करती है ये आर्टिफिशियल किडनी? ठीक है, एनिमेशन से भी बताऊंगा और नॉर्मल तरीके से भी बताऊंगा, समझना।
इसका वर्क करने का तरीका क्या है इस आर्टिफिशियल किडनी का, समझो अच्छी तरीके से समझना। हम्म, देखा होगा ना, लोग अपने हाथ पैर काट लेते हैं तो एक यहाँ पर एक आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी। ऐसी रेडियल वेन भी होती है, ठीक है। इसमें ब्लड बहुत तेज फ्लो करता है, कट लगने के बहुत कम समय में इंसान की डेथ हो जाती है। काटता है तब तो उसे पता नहीं चलता, पर बाद में तड़प तड़प के उसकी डेथ होती है। इसलिए ठीक है, लोग समझते तो नहीं है, कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। और हमेशा कहता हूँ कि जन्म एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलता, ठीक है। ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये हाथ है, तो सबसे पहले डायलिसिस करने के लिए आपको उस बॉडी, उस आर्टरी को चूज करना होगा जिसमें प्रेशर हाई होता है और जो किसी ऑर्गन को सप्लाई नहीं करती। मान लो आपने हार्ट की कोरोनरी आर्टरी को कट कर दिया और ब्लड निकालना चालू कर दिया, तो हार्ट तो तड़पेगा, भाई कहाँ गया ब्लड, कहाँ गया, तुझे आना था मेरे पास, कहीं और चला गया तू, तब तक वो तड़प के जान दे देगा अपनी, ठीक है। इसलिए कोई भी ऐसी वेसल्स यूज नहीं करते जो ऑर्गन स्पेसिफिक होती है, क्योंकि जब तक कोई डायलिसिस के लिए एक इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, मशीन में जाएगा, तब तक उस ऑर्गन की डेथ हो सकती है। इसलिए ऐसी आर्टरी हम चूज करते हैं जो ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होती। तो रेडियल आर्टरी ऑर्गन स्पेसिफिक तो है नहीं, समझना मेरी बात। और हाई प्रेशर होता है और सुपरफिशियली होती है। तो बॉडी में जितनी भी आर्टरी होती है अंदर होती हैं, अंदर कट पिट करके आर्टरी थोड़ा निकालोगे, सुपरफिशियली कट करोगे और उनको सप्लाई नहीं करती है। तो रेडियल आर्टरी चूज करते हैं ब्लड निकालने के लिए। तो रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाला। अब ब्लड के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से कम करोगे 0, जिससे कि कोई रिएक्शन ना हो पाए, जिससे कि मालूम पड़ा वो ब्लड पूरा का पूरा आपके मशीन में ही जम गया, ठीक है। टेम्परेचर 0 करोगे और इसमें हेपारिन मिक्स करोगे। हेपारिन एंटी कोएगुलेंट होता है, ज्यादा मात्रा में मिला दोगे तो ब्लड के क्लॉट होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी। और उठा करके एक चैम्बर में डाल दोगे, मशीन में डाल दोगे। इसमें सेलोफियन ट्यूब लगी होती है, सेलोफियन ट्यूब। और बाहर डायलिसिस का फ्लूइड होता है जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होते, डायलाइजिंग फ्लूइड, आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के समान होता है पर हाइपोटोनिक होता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। इसमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस नहीं होते, पर उसके अलावा ब्लड प्लाज्मा के सेम सब कुछ होगा। तो जब ब्लड प्लाज्मा या ब्लड यहां से पास करेगा ना, तो जो आइसोटोनिक चीजें हैं वो तो डिफ्यूज नहीं करेंगी, जो हाइपोटोनिक चीजें हैं वो ब्लड में से डिफ्यूज करके कहां चली जाएंगी, इस फ्लूइड के अंदर। इससे नाइट्रोजनस बेस तो बाहर निकल जाएंगे पर अदर सब्सटेंस बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा आपने डायलाइजिंग फ्लूइड बना दिया है जो आइसोटोनिक यानी समान है प्लाज्मा के, पर हाइपोटोनिक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है नाइट्रोजनस बेस्ड के, तो वो निकलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। जब पूरा ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो इस ब्लड के टेम्परेचर को वापस आप बॉडी टेम्परेचर के बराबर करोगे। आपने बहुत सारा हेपेरिन मिला दिया था, तो एंटी हेपेरिन मिलाओगे, इससे बॉडी में कोई साइड इफेक्ट ना आए। और फिर उठा करके आप रेडियल वेन में इसको चढ़ाओगे। आर्टरी में क्यों नहीं चढ़ाते, वेन में इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि सीधा ब्लड हार्ट में जाए, फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इसलिए सारी ड्रग, सारे बोटल्स में जो ड्रग्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वो वेन में लगाते हैं, आर्टरी में नहीं लगाते, क्योंकि आर्टरी ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, वेन ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होते। समझे, समझ में आई, दर्द यहाँ पर हो रहा है, आपने किसी और दूसरी आर्टरी में वो ड्रग लगा दी, वो वहां पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंचेगी नहीं। पर वेन में लगाओगे तो वेन हार्ट में, और हार्ट यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी में पहुंचा देंगे, तो जहां दिक्कत है वहां पहुंच जाएगी चीज, ठीक है। तो समझ में आया, ये होती है डायलिसिस। इसको दिखाता भी हूं मैं कैसे होती है। एक पेशेंट है, देखो पेशेंट, अब डायलिसिस करनी है तो पहले मैं क्या करूंगा, रेडियल आर्टरी से ब्लड निकालूंगा और रेडियल वेन में ब्लड डालूंगा। ये कट किया, एक रेडियल आर्टरी है और एक रेडियल वेन है, समझना, एक रेडियल आर्टरी है और एक रेडियल वेन है। रेडियल आर्टरी से मैंने ब्लड निकालना चालू किया, ये निकाला और सीधा, ये सेलोफियन ट्यूब लगी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अंदर सेलोफियन ट्यूब, जहां से फिल्ट्रेशन होगा। ये डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये डायलाइजर है पूरा का पूरा। ये ब्लड मैंने सक किया और ये सीधा होता हुआ इंस्ट्रूमेंट में जाएगा। ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन किया, एंटी कोएगुलेंट मिला दिया इसके अंदर, हेपारिन,
और सीधा सैलोफियन ट्यूब में एंटर करा दिया। बस फिल्ट्रेट किया, इसके टेम्परेचर को फिर वापस मेंटेन करेंगे, एंटी हिपैरिन मिलाएंगे और उठा करके रीनल वेन में उसको चढ़ा देंगे। ये हो गया पूरी की पूरी हीमोडायलिसिस। समझ में आ गई होगी हीमोडायलिसिस क्या है, ठीक है। इस तरीके से हीमोडायलिसिस करते हैं, समझे। अब अगला समझो, देखा होगा ना आपके लोगों कहते हैं कि यार किडनी में स्टोन आ गया, किडनी स्टोन, इसको रीनल कैलिकुली बोलते हैं, किडनी स्टोन रीनल कैलिकुली। अरे ये तो डायलिसिस हो गई। अब अब आ जाओ रीनल कैलिकुली, किडनी स्टोन। अगर आप ऐसी कोई भी चीज खाते हो जिसमें सोडियम या पोटेशियम के ऑक्सलेट्स हैं, ऑक्सलेट्स, तो यही ऑक्सलेट्स किडनी में जाकर के डिपॉजिट होते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, इसको किडनी स्टोन बोलते हैं। तो स्टोन या इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, सॉल्ट में क्या होगा, ऑक्सलेट्स, ये क्वेश्चन आता है, फॉर्म्ड विद इन द किडनी, किडनी में अगर ऑक्सलेट डिपॉजिट हो रहे हैं तो ये रीनल कैलिकुली या किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान लो ये किडनी है, देखो ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये क्या है, ऑक्सलेट्स, धीरे 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 ये जम गए, रुक गए यहाँ पर, ब्लीडिंग भी हो रही है इनकी वजह से, पेन होगा बहुत, समझ गए ना। ये होते हैं किडनी स्टोन, किडनी स्टोन। ये यूरीमिया, अगर यूरिया की कंसंट्रेशन आपके ब्लड में बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं यूरीमिया, समझ रहे हो, इट इज अ यूरीमिया। देखो यूरिया की कंसंट्रेशन, यूरिया का स्ट्रक्चर समय में कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ रही है, ब्लड में अगर यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, यूरीमिया। ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ना, यूरीमिया। क्लियर बिल्कुल, चलो ठीक है। और ग्लाइकोज यूरिया, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो डायबिटीज वाले केस में होता है, तो ग्लाइकोज यूरिया। और डायबिटिक पेशेंट के अंदर ध्यान रखना, यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के ब्लड में तो यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, पर सेल के अंदर, सॉरी, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, पर वो ग्लूकोज सेल को नहीं मिलता है, तो सेल भूखे होते हैं। तो जब सेल भूखे होते हैं तो वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट करते हैं, जब फैट का वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करते हैं तो कीटोन बॉडीज बनते हैं, ठीक है। तो अगर कीटोन बॉडीज आपके ब्लड में मिल रहे हैं, इंडिकेटर है कि आप डायबिटिक पेशेंट हो, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर कीटोन बॉडीज दिखाई दे जाते हैं। और एक होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। अगर किडनी के ग्लोमेरुलस के अंदर, किडनी के ग्लोमेरुलस के अंदर, समझना मेरी बात, किडनी के ग्लोमेरुलस के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है तो उसका पोर साइज बढ़ जाएगा। पोर साइज बढ़ने से क्या होगा, यूरिन के अंदर WBC नजर आएंगे, समझ रहे हो, पस सेल कहते हैं, RBC नजर आ सकते हैं, और भी बड़ी चीजें नजर आ सकती हैं जो इंडिकेटर है कि आपके किडनी के अंदर स्वेलिंग आ रखी है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रखी है। क्लियर है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। तो ये 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, 5 डिसीज हो गए। एक तो हो गया वही माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ग्लूकोज यूरिया डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है, कीटोन यूरिया डायबिटिक पेशेंट में, रीनल कैलिकुली और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यहां तक समझ में आया नहीं आया, यहां तक कोई डाउट शाउट है तो बताओ। ये एंड हो गया चैप्टर आपका भाई साहब, यहां तक आपका चैप्टर एंड होता है, ठीक है। एक तो मैंने माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी बताई दी आपको, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी मैंने बताई दिया, ठीक है। एक दूसरा ग्लूकोज यूरिया हो गया, और कीटोन यूरी ये डायबिटिक केसेट में हो सकता है, ठीक है।
डायबिटिक केस होता ना, तो डायबिटिक केस के अंदर ग्लूकोज यूरिया और कीटोन यूरिया हो जाता है। रीनल कैलिकुली मैंने बता दिया, ऑक्सीडेट्स मत भूलना, और ये इन्फ्लामेशन। यहां आकर के आपका चैप्टर एंड हो जाता है। तो थैंक यू माय डियर्स, ठीक है, चैप्टर को एंजॉय किया होगा। सारे कंसेप्ट मैंने छोड़े नहीं है, एक एक कंसेप्ट को जोड़ करके पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आपके ब्रेन में सेट कराया है। क्लियर है बिल्कुल? तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्लियर है? तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि एक चैप्टर आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट हुआ होगा। बाद बाकी का आपके कमेंट बताएंगे कि किस हद तक हम करा पाए। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, बाय।